हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलरसन। आज से हम एक अपनी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे विच इज़ टोटली बेस्ड फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2020, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ जैसी कई प्लेलिस्ट डालेंगे जो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। आपको सिंपली यूट्यूब पे टाइप करना है स्कॉलरसन इंडस्ट्रियल रिलेशन, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हमारा ये पहला लेक्चर है ऑन दिस। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें हम बात क्या करेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो एक बेसिक टर्म क्या है, देखिए इंडस्ट्री किस चीज़ से काम करती है। देखिए, इंडस्ट्री जो होती है इसमें एक होता है एम्प्लॉयर जो हमें काम देता है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय होता है जो वो काम लेता है, ठीक है। इन्हीं दोनों का रिलेशन जो होता है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम इसको पढ़ते हैं एक ब्रॉड टर्म में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर हम डेफिनीशन की तरफ से हम तरह देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनीशन है कि द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ यूज्ड टू डिनोट द कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो एक मैनेजमेंट इन द सेंस कि कोई फैक्ट्री है या कोई फर्म है, उसका जो मालिक है या जो उसका मास्टर है, उसके और उसके जो वर्कर्स हैं जो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो उस फर्म के लिए काम कर रहे हैं, उन दोनों में कैसा रिलेशन है। क्या एक दूसरे का वो हेल्पफुल रिलेशन है? क्या कोई एक पार्टी किसी का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रही है? क्या एक पार्टी दूसरे पार्टी पे भारी तो नहीं है? क्या दोनों में इक्विलिब्रियम है, बराबरी है, ठीक है? क्या वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है? उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसी है? उनको पुअर वेजेस तो नहीं मिल रहे हैं? ये सब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पूरे तरीके से पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है, और इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी में। तो ये सब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक डिफिनीशन रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या तीन पार्टीज़ होती हैं। तो तीन मेन बॉडीज़ क्या होती है, थ्री मेन पार्टीज़ इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए, इन अ बर्ड आई व्यू अब अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है क्या कि एक वर्कर है और एक उसका मास्टर है। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो पार्टीज़ हैं, बट इसके बीच में एक और लिंक होती है। जब हम आप उसको माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं तब हम देखते हैं। तो इसकी थ्री मेन पार्टीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे ऑब्वियस जो पार्टी है, जो सबसे ऑब्वियस जो हमारा ग्रुप है वो वर्कर क्लास का है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो कलेक्शन ऑफ वर्कर्स है जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्कर्स, देयर कल्चर, एजुकेशनल अटेनमेंट, क्वालिफिकेशन, स्किल, एटीट्यूड एंड टूवर्ड्स देयर वर्क play an important role in industrial relation. वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस एक कॉमन टर्म है, आपने हर जगह सुना होगा। तो ट्रेड यूनियन क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स होता है जिनका एक जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है, एक समझ लीजिए प्रेशर ग्रुप की तरह, जो उनकी फर्म पे एक वो अपने ऑब्जेक्टिव को रखता है कि अगर उनकी वर्किंग क्लास उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है फर्म में, या उनके पुअर वेजेस से लेके जैसे इन्फ्लेशन आ गया है इकॉनमी में, पर उनकी जो फर्म है उनका जो वेज है नहीं बढ़ा रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस को अपनी फुलफ़िल करने के लिए ये ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं। इनका नैरेटिव होता है कॉमन वेलनेस ऑफ ऑल वर्कर्स, ठीक है। हर एक वर्कर के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ही इनका वर्क रहता है। द ट्रेड यूनियन आर the trade unions are formed for safeguarding the economic and social interest of worker। तो ये जैसे मैंने आपसे बात की कि ये इनके इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स की बात की जाती है यहाँ ट्रेड यूनियन में। ये इसीलिए बने होते हैं कि किसी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी वर्कर का शोषण ना हो। दे पुट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट पे प्रेशर देते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। इनका क्या वर्क होता है, ये मैनेजमेंट पे प्रेशर देते हैं बाय वेरियस मींस। वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी कि क्या क्या टूल्स होते हैं इनका मैनेजमेंट का, इनको अपनी बात रखने के क्या क्या टूल्स होते हैं वो सब मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो ये मैनेजमेंट पे प्रेशर डालते हैं सो दैट दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो पार्टी होती है ये होती है एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वर्कर ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है एज ए ट्रेड यूनियन, तो एम्प्लॉयर्स जो वर्क दे रहे हैं उनका भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए।
उनका भी हो सकता है कि कभी कभी कि वर्कर्स ही उस फर्म पे भारी पड़ जाए, उनका ट्रेड यूनियन, तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को इक्वलाइज करने के लिए, बराबरी करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी अपना अब संगठन बनाने लगे हैं। ठीक है, वो पहले से ही बनते थे। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, जो हमें जॉब देते हैं, जिनकी फर्म होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर एंड ट्राई टू रेगुलेट देयर बिहेवियर फॉर गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी फॉर देम। वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को क्या करते हैं, उनको मैनिपुलेट करेंगे, उनको अपने इंस्टीट्यूशन के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप उनके वर्क के लिए मोटिवेटेड रहें, और उसी के साथ अब वो ये भी चाहेंगे कि वो उनके जो वर्कर्स हैं वो लो वेज में हाई आउटपुट दे। ठीक है, उनका इनपुट कम हो, मतलब दैट मीन्स कि उनको लेबर्स को कम पैसा दे के हाई आउटपुट वो निकाल सके, सो दैट वही तो उनका प्रॉफिट मार्जिन्स रहेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की ये स्ट्रेटजी रहती है कॉमन। इसके बाद इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जनरली अराइज व्हेन, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कब अराइज होता है, जब एम्प्लॉयर्स डिमांड फ्रॉम वर्कर आर वेरी हाई। जो वर्कर से एम्प्लॉयर की डिमांड जो होती है बहुत हाई होती है, जैसे कि हाई वर्किंग आवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वर्क हो जाए, या फिर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनको वर्क दे दिया जा रहा है, उनके वर्किंग आवर को बढ़ा दिया जा रहा है ऑन दैट सेम स्केल पेमेंट स्केल और सेम वेजेस। तो ये क्या है, ये क्या अनरेस्ट पैदा करती है, ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशन में क्या डिफरेंस पैदा करता है ऐसे बिहेवियर की वजह से। तो क्या है, डिमांड्स फ्रॉम वर्कर्स आर वेरी हाई एंड दे ऑफर लो इकोनॉमिक एंड अदर बेनिफिट टू वर्कर्स in order to increase their bargaining power. Employers in several industries have organized employer association in order to increase, इसका मतलब ये है कि जब वो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, ये इनका भी जो संगठन होता है, वो क्या सोचते हैं कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर, यहाँ बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि लेस वेजेस, मतलब वो वेज को मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। उनका एसोसिएशन का मेन मुद्दा रहता है कि जैसे कॉमन कोई फैक्ट्री है तो वो उनके मालिकों का एक ग्रुप रहेगा, वो डिस्कस करेंगे कि हाँ, हम चाहे जो भी हो जाए हमें वेज यही रखना है, सो दैट जो वर्कर है ये इस फर्म से उस फर्म बहुत ही हाई अमाउंट में ट्रांसफ़र ना हो, जिससे किसी भी फर्म का नुकसान ना हो, और वो अपनी जो वेज है वो मैनिपुलेट ना कर पाए, वर्कर कोई प्रेशर डाल के हम पे, हमारे मैनेजमेंट पे वेज इंक्रीज़ ना कर पाएँ। अगर एक साथ संगठित रहते हैं एम्प्लॉयर्स, दैट मीन्स कोई सारे एंटरप्रेन्योर एक साथ संगठित रहते हैं, तो वो वेज जो होते हैं वो अपना फिक्स रखते हैं, जिससे जो वर्कर साइड है, जो एम्प्लॉय साइड है, उनके साइड में वो उनका वीकनेस बना के उसको यूज़ करते हैं और हाई प्रोडक्टिविटी की डिमांड करते हैं वर्कर साइड क्लास से। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट। ये क्या काम करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, और दोनों साइड का मैनेजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। तो गवर्नमेंट का क्या वर्क है, तो गवर्नमेंट और स्टेट एक्सपर्ट आर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस experts and important influence on industrial relation through such providing employment, intervening in and regulating wages, bonus and working condition through various laws and regulation to labor। देखिए गवर्नमेंट का क्या वर्क रहता है कि गवर्नमेंट देखती है कि वर्कर्स की जो वेज है वो सही है कि नहीं है, वर्किंग एरिया कैसा है लेबर का, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सब गवर्नमेंट का काम रहता है कि वर्कर्स को बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट्स कीप एन आई टू बोथ ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन। गवर्नमेंट का क्या इसमें मोटिव रहता है, गवर्नमेंट दोनों तरफ ही अपनी नज़रें रखती है, दोनों तरफ मतलब वर्कर साइड और जो एम्प्लॉयर साइड होता है, तो रेगुलेट करने के लिए बिहेवियर जो उसके इंटरेस्ट ऑफ नेशन के बेनिफिट में रहे, कि ऐसा कुछ ना हो जिससे नेशन का नुकसान हो, क्योंकि गवर्नमेंट को दोनों तरफ से ही फ़ायदे देखने हैं। अगर वर्कर क्लास मतलब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पाएगी तो उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ जाएगी, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है। अगर फर्म जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है जो प्रोडक्शन बंद कर दे तो उस गवर्नमेंट की जो कंडीशन होगी वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा और गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कई इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट
इन दोनों साइड पे रेगुलेशन ना करे, ठीक है। देखिए एक लास्ट में मैंने एड ऑन किया है, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन फिलॉसफी द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन, 3 एक्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। देखिए लेबर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू यील्ड बेसिक आउटपुट। तो ये मोस्टली जो गवर्नमेंट है वो गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन फिलॉसफी पे वर्क करती है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होने चाहिए वो गांधीयन फिलॉसफी पे होने चाहिए। ये मैंने सेपरेट डिस्कस किया है कि गांधीयन फिलॉसफी क्या है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे रहेंगे तो क्या क्या हमें फ़ायदा है। इंडस्ट्री में पीस रहेगी मतलब इंडस्ट्री में जो काम है वो आसानी से हो रहा होगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो शांति का माहौल रहेगा इंडस्ट्री में। हायर प्रोडक्टिविटी, जब लेबर की तरफ से या वर्कर क्लास और जो एम्प्लॉयर्स की क्लास में दोनों में अगर शांति रहेगी या पीस का माहौल रहेगा तो दोनों तरफ से बैलेंस जब रहेगा तो वर्कर भी जो अपना आउटपुट अच्छा देगा, और जब वर्कर आउटपुट अच्छा देगा तो एम्प्लॉयर को भी क्या करना चाहिए, वेज बढ़ा देने चाहिए उसके। वो क्या होता है, उसका इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव टू वर्क। जब उनका इंसेंटिव टू वर्क बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द सेंस कि कुछ एम्प्लॉयर बार्गेन करेगा वर्कर साइड से और कुछ वर्कर कहेंगे कि आप एक नेगोशिएशन का टाइप आएगा कि हाँ वेज इतने पे फिक्स करते हैं, ठीक है। ना एम्प्लॉयर कम वेज फिक्स कर पाएगा, ना वर्कर ही बढ़ चढ़ कर वेज मांगेगा अपने मास्टर से, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इसका सिग्निफिकेंस है। फेयर बेनिफिट्स टू वर्कर, बेनिफिट्स वर्कर के जो होंगे वो भी क्लियर होंगे, ठीक है, उसमें भी कोई करप्शन नहीं होगा। हायर मोरल, देखिए इसका सब ये डायरेक्ट ही बिहेवियर है इसका कि हायर मोरल होगा कि मोरल अच्छा रहेगा इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर क्लास में, ठीक है। फिर फैसिलिटेशन, इसमें मोरल में आ जाएगा कि करप्शन नहीं होगा वर्कर साइड से, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर साइड से क्या नहीं होगा, उनका वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज आएगा इंडस्ट्री के वर्क में। फैसिलिटी, जैसे कि कभी कोई इंडस्ट्री थी उसकी वर्किंग एरिया पुअर थी, वर्किंग कंडीशन पुअर थी, वो टाइम पीरियड ज़्यादा था। अब जब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो क्या होगा कि फैसिलिटीज़ बढ़ते चले जाएंगे। कई बेनिफिट्स, जैसे कि आपको हो सकता है धीरे धीरे बोनस मिलने लगे, हो सकता है अदर फैसिलिटीज़ मिलने लगे, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस मिलने लगे आपको कंपनी की तरफ से अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आएगी। जैसे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, वैसे ही इंडस्ट्री में लोकतंत्र मतलब कि जो वर्कर है, वर्कर क्लास, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनका एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, और इन सम सेंस वो वर्कर्स को भी ऐसी फीलिंग होगी कि वो इंडस्ट्री उनसे बिलोंग करती है, वो इंडस्ट्री में अपनापन महसूस कर पाएंगे, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है लोगों के मन में, ठीक है। वैसे ही डेमोक्रेसी रहेगी, फ्रीडम होगी वर्कर्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा सिग्निफिकेंस रहेगा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन का। इसके बाद फैक्टर्स कैसे हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये 6 फैक्टर्स हमने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला है कि इंडस्ट्रियल फैक्टर क्या है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में लेबर्स लॉ, स्टेट पॉलिसी, वॉलेंट्री कोड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, लेबर यूनियन, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्रियल फैक्टर में जो इंडस्ट्री के मैकेनिज़्म है, जो मशीनरी है, यही सब इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करेंगी या हार्म करेंगी। तो यहाँ पे स्टेट की पॉलिसी कैसी है, लेबर लॉज कैसे है, वॉलेंट्री कोड्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, लेबर यूनियन, एम्प्लॉयर्स यूनियन, ऐसी चीज़ें जो होंगी इंडस्ट्रियल फैक्टर में आएंगी। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इंडस्ट्रियल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप इनके कीवर्ड्स जो है मैंने अभी जो डिस्कस किए इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करेंगे। इसका इकोनॉमिक फैक्टर में
सबसे पहले कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म है, जो कंपनी है, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट है। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ आइडियोलॉजी होती है कि उनकी विचारधारा कैसी है जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल है या कंपनी है। ओनरशिप मतलब कोई एक, आपका मास्टर कौन है, एक है या उसके कई मास्टर हैं। एक कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, कई शेयर्स होते हैं, सबके अपने अपने, उस कंपनी में कई मास्टर्स होते हैं, या उस कंपनी के जो मालिक होते हैं उनका अपना अपना परसेंटेज होता है उस कंपनी का प्रॉफिट में। ठीक है, तो अगर कंपनी है तो वो कैसी है, इंडिविजुअल आपका मालिक है तो वो कैसा है। ठीक है, वेदर डोमेस्टिक और एमएनसी है। डोमेस्टिक मतलब कि आपकी कंपनी जो है वो कंट्री अपनी ही कंट्री में है या बाहर की कंट्री से आई हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये गवर्नमेंट है, आपकी जो वर्किंग एरिया है या जहाँ आप काम करते हैं वो फर्म गवर्नमेंट है या कॉपरेटिव है। या ओनरशिप नेचर है, ओनरशिप नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई की सोर्स क्या है, लेबर मार्केट रिलेटिव स्टेटस क्या है, डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस बिटवीन ग्रुप्स, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक साइकिल। देखिए ये सब इकोनॉमिक फैक्टर में आ गए हैं कि डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस बिटवीन ग्रुप्स क्या है। ठीक है, वेजेस मतलब कि एक कंपनी में हर तरह के काम होते हैं, तो उन सेक्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्पैरिटी है कि एक ए क्लास ग्रेड जॉब वाले को कितनी सैलरी मिल रही है इन कंपैरिजन टू बी ग्रेड और सी ग्रेड। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। द ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर में WTO का भी इफेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होगा, सोशल फैक्टर में सोसाइटी को लेकर, जैसे सोशल ग्रुप, जैसे लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्रीड, सोशल वैल्यूज़। अब जैसे कि कई काम होते हैं वहाँ उस किसी एरिया में ऐसा काम हो रहा होगा, वहाँ पे आपकी सोशल वैल्यू भी हो सकता है मैटर करें। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर क्लास से या कास्ट से बिलोंग करते हो तो हो सकता है आप वो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जैसे कि जो आपके धर्म से या आपके रिलीजन से इत्तेफाक रखती है वो काम, वो आप वहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। सोशल वैल्यूज़, नॉर्म, सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दे गिव राइज टू रिलेशनशिप इन एज मास्टर एंड सर्वेंट, हैव एंड हैव नॉट्स, हाई कास्ट एंड लो कास्ट। अब ये सब क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल ये सोशल फैक्टर्स क्या करेंगे, जैसे कि कास्ट सिस्टम था, आप पहले से ही देखिए कि जैसे कि जो पहले जो क्लास सिस्टम था वही आगे कास्ट बन गया कि हाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है जो वो वर्क कर रहे थे, वो फर्दर उनकी जनरेशन को वही वर्क देने लगे कि आप अगर टीचिंग का वर्क करते हो आप टीचर रहोगे, आप अगर आर्मी में जाते हो तो आप आर्मी में रहोगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ऐसे जो सोशल फैक्टर हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं और अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक डिवीज़न, जो इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में कि हैव एंड हैव नॉट्स, मास्टर और सर्वेंट और हाई कास्ट और लो कास्ट की जैसे टर्म्स या जो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये हाई कास्ट है, लो कास्ट है, ये हैव है, ये हैव नॉट्स है। हैव और हैव नॉट्स का मतलब है कि किसके पास प्रॉपर्टी है, किसके पास नहीं है, किसके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, किसके पास नहीं है। बट विद द एक्सिलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस फैक्टर ग्रेजुअली लॉस देयर एंटिटी बट वन कैन नॉट ओवरलुक देयर इम्पोर्टेंस। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये चीज़ें कम हुई हैं कि लोग अपने कास्ट से बाहर, मतलब कास्ट को प्रायोरिटी कम देके वो जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है वो वर्क करते हैं, बट स्टिल ये चीज़ें आज भी मैटर करती हैं हमारी सोसाइटी में। इवन इन इंडियन सोसाइटी तो ये मैटर करती ही हैं। टेक्निकल फैक्टर क्या है, टेक्निकल फैक्टर इंक्लूड्स मेथड, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। यहाँ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि आपकी फर्म में क्या अपग्रेड है, अपग्रेडेड वर्क है, आपका वर्क कितना ज़्यादा लेबर वर्क कराता है, कितना मशीनरी या टूल्स आपके वर्क को इन्हेंस करती हैं या आपके वर्क को ईजी करती हैं। ठीक है,
ability to cope up with the emerging trend. These factors considerably influence the pattern of industrial relation as they are known as to have direct influence on employment, status and wage level, collective bargaining and process of organization. देखिए ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये कई तरह से हमारे जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि आप किसी हाई क्लास वर्क में जहाँ आप मशीनरी के साथ वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी तक रजिस्टर मैनुअली किसी रजिस्टर में वर्क करते थे, अब इसकी जगह आप लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्क करने, तो कंप्यूटर को ऐसे क्या देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है कि आपकी जो वर्किंग क्लास जो आपका वर्किंग एरिया है जहाँ आप वर्क करते हो वो हाई स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है, इन कंपैरिजन जो कोई लेबर है जो मैनुअल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे एम्प्लॉयमेंट में स्टेटस को लेकर, वेज लेवल को लेकर और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सच फैक्टर इंक्लूड टर्म्स पर्टेनिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन लाइक ओनर एटीट्यूड, ओनर का एटीट्यूड कैसा है, परसेप्शन ऑफ वर्क फोर्स कैसी है, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड देयर मोटिवेशन, मोरल, इंटरेस्ट, एलिनेशन, डिससेटिस्फैक्शन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, बोर्डम रिजल्टिंग फ्रॉम मैन मशीन इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ साइकोलॉजिकल बातें, साइकोलॉजिकल जैसे कि आपकी जो वर्किंग एरिया है वहाँ कितना स्ट्रेस है, आपके मास्टर का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स देयर वर्कर्स, ठीक है, और वर्कर्स का एटीट्यूड कैसा है उनके वर्क के लिए, ठीक है, ये सब क्या है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसके बाद हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। ये पॉलिटिकल फैक्टर्स में आएगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है किसी टाइप ऑफ फर्म में, किसी टाइप ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे कि गवर्नमेंट किस चीज़ को ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, ठीक है, ऐसी चीज़ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे असर आता है। रूलिंग इलाइट एंड अपोजिशन लीडर टूवर्ड्स लेबर प्रॉब्लम अफेक्ट द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल रिलेशन। वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, लेबर गवर्नमेंट है या कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, लेबर के बेनिफिट की बात करती है या कैपिटलिस्ट की बात करती है। इन वेरियस कम्युनिस्ट कंट्रीज प्रायर टू एडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन्वायरमेंट वाज वेरी मच कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द इंडस्ट्री रहती है, ठीक है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट होता है वो इंटरफेरेंस या रेगुलेशन नहीं करता, वो डायरेक्टली उसको कैप्चर कर लेता है या उसको पूरा प्रॉपरली उसी में फंक्शनिंग में आ जाती है गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रियल रिलेशन एनवायरनमेंट में, ठीक है। और वो जो इंडस्ट्री होती है वो टोटली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती है। आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि चाइना, ठीक है। ये हमारा लेक्चर था एक बेसिक आपको एक आउटलुक प्रोवाइड करने का कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। आगे का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑन द टॉपिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। अभी तक के लिए ये इतना ही, हमारे चैनल से जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।